नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आपको पहली वीडियो पसंद आई होगी। तो इस बार जैसे मैंने कहा था कि एक नए अंदाज में मैं कुछ करना चाह रहा हूँ कि ये बुक थोड़ा मज़ा भी आए हमें पढ़ने में और हम डिस्कशन को ज़्यादा तरजीह दें, ज़्यादा प्रायोरिटी दें। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को सुनने से पहले पिछली वीडियो के लास्ट 5-10 मिनट ज़रूर सुने ताकि एक कॉन्टेक्स्ट बना रहे। पर फिर भी मैं थोड़ा सा रिकैप करूँगा यहाँ पे कि हमने पिछली वीडियो में जो पार्ट है इंट्रोडक्शन, परिचय, उसको मुकम्मल किया था। उसके बाद था हमारी फर्स्ट नाइट शुरू हुई थी जिसका नाम है डिनाइड ट्रॉमा, एंड उसमें हमने उसका पहला चैप्टर द अननोन थर्ड जायंट कंप्लीट किया था। तो बेसिकली परिचय में हमने ये देखा था कि फिलोसफर और यूथ के बीच में जो एक कॉन्वर्सेशन है, फिलोसफर कहता है कि भाई ज़िंदगी बड़ी आसान है ना, और आपकी जो संसार है वो भी आसान है। पर यूथ के जो कुछ और ही हैं उसको लगता है कि नहीं, ज़िंदगी मिजरेबल है, खुशी नहीं है, लोग चेंज नहीं हो सकते। उसको पास बस नेगेटिव थॉट्स हैं जो अमूमन हमारे लाइफ में कभी ना कभी हमारे दिमाग में आते ही आते हैं। तो आजकल के टेक्नोलॉजिकल मॉडर्न वर्ल्ड में तो ये रोज़ का एक हिस्सा बन गया है कि हम रोज़ ही इन चीज़ों से जो जूझते रहते हैं। तो खैर, उसके बाद हमने द अननोन थर्ड जायंट पढ़ा, जिसमें हमें पता लगा कि जो एडलरियन साइकोलॉजी की बात कर रहा है फिलोसफर, या यहाँ से शुरू करते हैं कि दो तरह की साइकोलॉजी के स्कूल हैं। एक है कार्ल जुंग या फिर अपना फ्रॉइड वाला, और दूसरा है एडलर का। तो जो फ्रॉइड वाला है वो कॉज एंड इफेक्ट पे विश्वास करता है, एडलर की जो थ्योरी है वो बिल्कुल उसके विपरीत है। बट फिलोसफर जो है एडलर से प्रभावित है, और क्यों वो प्रभावित है, क्योंकि वो ग्रीक फिलॉसफी से मिलती जुलती है। तो एडलर अपने आप को, नॉट एडलर बट जो फिलोसफर है, अपने आप को साइकोलॉजिस्ट ना बोल के वो फिलोसफर ही बोलता है, क्योंकि उसको लगता है कि जो एडलरियन साइकोलॉजी है वो इन लाइन है ग्रीक फिलॉसफी के। तो इस पार्ट में द अननोन थर्ड जायंट में बस उसने यही बताया कि जो तीन बंदे हैं, जैसे फ्रॉइड, जुंग और हमारे एडलर, जो कि तीन जायंट्स हैं इस साइकोलॉजी की फील्ड में। तो अभी हम आज पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जहाँ से एक्चुअली बुक शुरू होती है मेरे ख्याल से, जहाँ पे हम डीप कॉन्सेप्ट्स में जाएंगे कि जो एडलरियन साइकोलॉजी है उसके पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या हैं, और जो जुंग की या फ्रॉइड की साइकोलॉजी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है वाई पीपल कैन चेंज, तो शीर्षक है। और इसमें पहले मैं इसको रीड करूँगा पूरे चैप्टर को, और उसमें कोई डिस्कशन अगर पॉइंट होंगे तो मैं अपने साथी के साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा, और फिर उस पॉज के बाद हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, और ऐसे ही हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो बीच में अगर आप बोर हो जाएं तो आप पॉज कर सकते हैं, कुछ और सुन सकते हैं, या मैं आपको गाना सुना सकता हूँ, तो हम मिलके गाना सुन सकते हैं। थोड़ा माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो वाई पीपल कैन चेंज। यूथ बोलता है, या युवा जो बोलता है कि चलो कुछ पॉइंट डिस्कशन करते हैं। तुम कहते हो कि लोग चेंज हो सकते हैं, और फिर तुम एक और स्टेप आगे बढ़ते हो कि हर कोई खुशी प्राप्त कर सकता है। और फिलोसफर इसके बारे में जवाब देता है कि हाँ, हर कोई खुशी प्राप्त करता है बिना किसी एक्सेप्शन के। तो आगे युवा बोलता है कि पहले ये डिस्कशन जो हैप्पीनेस की है ये रख लेते हैं, बाद में हम डिस्कस करेंगे, बट पहले ये डिस्कस करते हैं, चेंज को डिस्कस करते हैं कि चेंज लोग हो सकते हैं या नहीं हो सकते। और हर कोई चाहता है कि वो चेंज मतलब बदल सकें। मैं भी चाहता हूँ। और आप अगर किसी भी गली में पूछ ले किसी भी बंदे को, तो वो यही कहेगा कि मैं चेंज हो सकता है, या मैं चेंज होना चाहता हूँ। तो क्यों हर कोई ये बदलना चाहता है, क्यों ये ऐसा हर एक में है कि वो बदलना चाहता है? तो उसका एक ही आंसर है मेरे अकॉर्डिंग, इसलिए क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकते। अगर उनमें ये भावना है कि वो चेंज नहीं हो सकते, तभी वो इस चीज़ को खोजने की कोशिश करते हैं कि वो चेंज कैसे होंगे।
अगर इतना ही आसान होता लोगों के लिए चेंज होना तो वो इतना टाइम नहीं व्यतीत करते इस चीज़ को सोचने में। सो नो मैटर वो कितना सोचे, बट लोग चेंज नहीं हो सकते। इसीलिए यहाँ में कितने ही सारे लोग हैं जो कभी न्यू रिलीजन के पीछे भागते हैं, कभी सेल्फ हेल्प सेमिनार के पीछे भागते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि भाई चेंज कैसे हो सकते हैं, अपने अंदर बदलाव कैसे ला सकते हैं। तो ये आम बात है, हमने देखा ही होगा। भारत में भी बात करें तो यूट्यूब पे सर्च करो तो ढेरों लाखों आपको मिल जाएंगे मोटिवेशनल गुरुज, और अब रिलीजियस गुरु की बात करो तो हर गली में, हर मोहल्ले में आपको भारत में मिल जाएगा, या पूरी दुनिया में कहीं भी मिल जाएगा। तो खैर, उसका एक कारण है लोगों में एक कह लो असहजता है, खुशी नहीं है, या वो चेंज होना चाहते हैं, इसलिए वो ये चीज़ें जो है देखते हैं। ये यूथ कह रहा है। तो अगर यूथ बोल रहा है कि क्या मैं गलत हूँ, तो फिलोसफर इसका जवाब देता है कि ठीक है। उसके रिस्पॉन्स में वो बोलता है कि मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ कि तुम इतने ज़्यादा कठोर क्यों हो इस बात पे कि लोग चेंज नहीं हो सकते, तुम इतने ज़्यादा अड़िग क्यों हो। तो यूथ उसके बारे में जवाब देता है कि इसका रीज़न ये है, इसका कारण ये है कि मेरा एक दोस्त है जिसने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया है कितने ही सालों से, और वो चाहता है कि वो बाहर जाए, और वो ये भी चाहता है कि उसकी कोई जॉब हो अगर पॉसिबल हो तो। सो वो ऐसा चेंज चाहता है अपनी लाइफ में। तो मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि वो बहुत ही सीरियस पर्सन है, और वो बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है सोसाइटी के लिए मतलब बहुत ही हेल्प वो कर सकता है। पर वो अपने रूम से निकलना नहीं चाहता, वो डरता है। अगर वो एक अकेला स्टेप भी ले ले अपने बाहर तो वो उसको घबराहट होने लगती है, पसीने आने लगते हैं, और उसके पैर और हाथ जो है वो कांपने लगते हैं। तो ये एक तरह की बीमारी कह लो, या एक तरह का उसमें डर है, जो मेरे ख्याल से जो वो चेंज अपने आप को बदलना चाहता है पर वो कर नहीं पा रहा। तो फिलोसफर आगे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि उसका क्या रीज़न हो सकता है कि वो बाहर नहीं जा सकता। तो यूथ इसके बारे में कहता है नहीं, मेरे को पता नहीं, आई एम नॉट रियली श्योर, बट ये हो सकता है कि उसके रिलेशनशिप उसके पेरेंट्स के साथ, कि जब और बचपन में जब स्कूल का टाइम था या काम के टाइम लोगों ने उससे बुली किया था। बुली मतलब होता है रैगिंग टाइप, कुछ बैड हार्ड टाइम देना किसी को। सो उसने अपने उस टाइम में कोई ट्रॉमा जो है वो एक्सपीरियंस किया है, सदमा एक्सपीरियंस किया है। पर इसके अलावा एक और चीज़ हो सकती है इसके विपरीत, कि जब वो बच्चा था तो उसको बहुत ही ज़्यादा पेरेंट्स ने जो पैम्पर किया है, बहुत ज़्यादा लाड प्यार से रखा है, जिसके कारण वो दुनिया की रियलिटी को जो रियल में दुनिया है, जो कठिन है, उसको वो संभाल नहीं पा रहा। तो मुझे नहीं पता, मैं उसके पास्ट या उसकी फैमिली सिचुएशन में ज़्यादा बात नहीं कर सकता। तो फिलोसफर कहता है आगे कि तुम कहते हो कि उसका जो पास्ट है तुम्हारे दोस्त का, वो कारण है उसके ट्रॉमा का, और या उससे सिमिलर, और इसलिए वो बाहर नहीं जा पा रहा। तो यूथ कहता है ऑफ कोर्स बिफोर एन इफेक्ट देयर इज़ अ कॉज। दैट मीन्स कि कोई भी चीज़ होती है, कोई भी हमें इफ़ेक्ट मिला है, किसी चीज़ का प्रभाव मिला है, उसका मतलब उसके पीछे कोई कारण है। सो देर इज़ नथिंग मिस्टीरियस अबाउट दैट। तो यूथ ने बड़े कॉन्फिडेंस से बोला कि भाई कोई चीज़ हुई है, उसका मतलब कि पीछे उसका कोई ना कोई कारण तो होगा। अगर वो बाहर नहीं जा पा रहा, कमज़ोर फील कर रहा है, या तो उसकी लाइफ में कोई ट्रॉमा था पहले, उसको बचपन में बहुत पैम्परिंग की है, या उसको बुली किया है, तो कोई कारण जो है हो सकते हैं। तो फिलोसफर आगे बोलता है शायद उसका बाहर नहीं जाने का कारण ये है कि उसको जो बचपन में ऐसा एनवायरनमेंट मिला, ये एक कारण हो सकता है, और उसको पेरेंट्स के द्वारा अब्यूज़ किया गया था बचपन में, और जब वो बड़ा हुआ तो वो बिना प्यार के ही एक तरीके से बड़ा हुआ, इसलिए उसको लोगों से मिलना, उसको डर लगता है लोगों से मिलने में, और इसीलिए वो बाहर नहीं जा पाता। तो फिलोसफर जब ये बोलता है, वो कहते हैं हाँ ये सही बात है,
ऐसा हो सकता है? तो युवा बोलता है हाँ ऐसा हो सकता है, पर मैं सोचूंगा कि ये बहुत ही चैलेंजिंग है। तो फिलोसफर आगे बोलता है यूथ को कि तुम बोलते हो कि बिफोर एन इफेक्ट देयर इज अ कॉज, कि कुछ भी इफेक्ट होता है उसके पीछे एक कोई ना कोई कारण होता है। या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि मैं जो भी हूँ ये कौन डिटरमाइन करता है? मेरे पास्ट के एक्सपीरियंसेस, यानी कॉज, कारण। क्या मैं सही समझा? वो यूथ को बोलता है, जो यूथ ने उसको इंटरप्रिटेशन दी थी। तो यूथ बोलता है हाँ बिल्कुल सही समझे। तो फिलॉसफर आगे बोलता है कि अगर इस दुनिया में हर एक का जो इफ द हेयर एंड नाउ ऑफ एवरीवन इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू द पास्ट, यानी जो भी हो रहा है किसी के साथ आज नहीं कल, वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंसिडेंट के कारण हो रहा है, तो तुम्हें नहीं लगता कि हर चीज़ बड़ी अजीब होती? क्या तुम नहीं देख पा रहे? जो भी बचपन में अपने पेरेंट्स या किसी के द्वारा अब्यूज़ हुआ हो, हर एक के सेम इफ़ेक्ट होते, हर एक डिस्टर्ब होता, हर एक एंग्जाइटी में होता, हर एक डिप्रेस्ड होता। पर ऐसा तो नहीं है रियल लाइफ में। ऐसे मैंने बहुत से केसेस देखे हैं जहाँ पे लोग बहुत अच्छा उभरे हैं अपने पास्ट इंसिडेंट से, उन्होंने एक अलग ही दिशा में अपनी लाइफ को लेके गए हैं। तो फिलॉसफर उसको बोलता है इस लहजे से तुम्हारा जो पॉइंट है वो स्टैंड नहीं कर रहा। सो अगर पास्ट सच में प्रेजेंट को डिटरमाइन करता है, that is if the past actually determine the present and the causes controls the effect, तो अगर पास्ट सच में प्रेजेंट को डिटरमाइन करता है, इसका मतलब जो कारण है वो इफेक्ट को कंट्रोल करते हैं। सो यूथ आगे बोलता है कि तुम क्या कहना चाहते हो तुम? तो फिलोसफर बोलता है अगर हम सिर्फ पास्ट के कारणों पर फोकस करें और हम हर चीज़ सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट के बेस पे बताना चाहें, तो हम डिटर्मिनिज्म में खो जाएंगे। तो डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या है? कि जो चीज़ पहले से ही डिटरमाइंड है, पहले से ही तय है। इसलिए हमारा जो प्रेजेंट है और फ्यूचर है, मतलब डिटर्मिनिज्म के हिसाब से जो हमारा प्रेजेंट है और फ्यूचर है वो ऑलरेडी डिटरमाइन हो चुका है पास्ट ओकरेंस के कारण, और उसे बदला नहीं जा सकता। तो क्या मैं गलत हूँ? तो बेसिकली फिलोसफर यूथ को ही एक तरीके से क्रॉस क्वेश्चनिंग यहाँ पे कर रहा है। तो यूथ बोलता है तो इस हिसाब से आप ये कहना चाहते हो कि जो पास्ट है वो मैटर नहीं करता? तो फिलोसफर कहता है हाँ, यही एक स्टैंड पॉइंट है, यही एक मेन स्टैंड पॉइंट है एडलरियन साइकोलॉजी का। तो यूथ आगे बोलता है ओके, तो अब मेरे को ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो रहा है, पर अगर मैं तुम्हारे वर्जन से जाऊं और उसमें मैं समझूं कि मेरा फ्रेंड बाहर नहीं जा सकता क्योंकि वो खुद जाना नहीं चाहता, उसका पास से कोई कनेक्शन नहीं है बट उसका कोई प्रेजेंट से कनेक्शन है कि वो बाहर जाना नहीं चाहता। क्योंकि आप कह रहे हो कि पास्ट इंसिडेंट मैटर नहीं करते, पर आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैं इससे बिल्कुल ही मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कोई ना कोई तो रीज़न होना चाहिए इसका, उसके बिहेवियर का होना ही चाहिए, अदरवाइज इसकी कोई एक्सप्लेनेशन जो है नहीं होगी। तो फिलॉसफर यहाँ पे कहता है बिल्कुल ऐसे कोई वो एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, बट एडलरियन साइकोलॉजी में हम पास्ट के बारे में बात नहीं करते, हम प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं। पास्ट के कॉजेज़ के बारे में, पास्ट के कारणों के बारे में बात नहीं करते, बट प्रेजेंट के गोल्स के बारे में बात करते हैं। तो यूथ आगे बोलता है प्रेजेंट गोल्स। तो फिलोसफर बोलता है तुम्हारा जो दोस्त है वो इनसिक्योर है और वो बाहर नहीं जा पा रहा, इसलिए वो बाहर नहीं जा पा रहा। तो इसको किसी और तरीके से सोचो, वो बाहर नहीं जाना चाहता क्योंकि बाहर जाने से उसको एक स्टेट ऑफ एंग्जाइटी होती है। तो वो बाहर नहीं जाने का उसका जो क्रिया है उसके लिए उसमें स्टेट ऑफ एंग्जाइटी होती है।
तो यूथ यहाँ पे अजीब सा रिएक्शन देता है। तो फिलॉसफर बोलता है इसको ऐसे सोचो, तुम्हारे दोस्त ने ये गोल अपने माइंड में बना लिया है पहले से ही कि मैंने बाहर नहीं जाना, और वो इसी के मद्देनज़र अपने दिमाग में एक स्टेट ऑफ एंजाइटी बना के रखा हुआ है कि वो उस गोल को प्राप्त कर सके। सो एडलरियन साइकोलॉजी में इस टर्म को बोलते हैं टेलियोलॉजी। तो यूथ इसके जवाब देता है कि यू आर जोकिंग, मेरे फ्रेंड ने खुद कल्पनाओं में एंजाइटी एंड फियर बनाया हुआ है, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो? तो तुम किसी भी हद तक जाओगे मेरे फ्रेंड को सिक बनाने के लिए कि वो एक बीमार है, तुम ये कहना चाहते हो कि वो सिर्फ एक नाटक कर रहा है बीमार होने का? तो फिलॉसफर बोलता है कि वो नाटक नहीं कर रहा बीमार होने का, जो एंजाइटी और डर उसको जो फील हो रहा है वो सच है, और किसी मोमेंट पे उसको ऐसा भी हो सकता है कि उसको माइग्रेन हो या उसको बहुत ही तेज़ पेट में दर्द हो। पर ये जो सिम्टम्स हैं ये वो खुद क्रिएट कर रहा है उस गोल को अचीव करने के लिए। जो गोल था कि बाहर नहीं जाना, वो खुद बाहर नहीं जाना चाहता। तो यूथ बोलता है आगे, दैट्स नॉट ट्रू, नो वे, दैट्स ट्रू डिप्रेसिंग। तो यूथ को बड़ा शौक लगता है कि ये कैसी एक्सप्लेनेशन है फिलॉसफर की जो भी कहानी है। तो वो पूरी तरह अचंभित हुआ कि ये सही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिलॉसफर आगे बोलता है, नहीं, एक डिफरेंस है किसमें, इटियोलॉजी में और टेलियोलॉजी में। इटियोलॉजी जो कॉन्सेप्ट है वो फ्रॉइड की साइकोलॉजी का कंसेप्ट है, टेलियोलॉजी जो कंसेप्ट है वो एडलरियन साइकोलॉजी का कंसेप्ट है। तो इटियोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ कॉजेशन, यानी कारणों का पता करना, कारणों की पढ़ाई। और टेलियोलॉजी है द स्टडी ऑफ द पर्पस ऑफ ए गिवन फिनोमिना, यानी कोई आपका सिनेरियो है, फिनोमिना है, हम उसके पर्पस के बारे में, उद्देश्य के बारे में स्टडी करना, ना कि उसके कॉज के बारे में समझना। तो ये डेफिनेशंस आप अपने दिमाग में रख लें, क्योंकि ये बुक में बहुत मर्तबा जो है प्रयोग में लाई जाने वाली है। और हर कोई चीज़ जो तुम मुझे बता रहे हो वो इटियोलॉजी पे बेस्ड है। इटियोलॉजी यानी स्टडी ऑफ कॉजेशन। सो जितना टाइम हम इटियोलॉजी में रहेंगे, हम एक भी स्टेप आगे जो है नहीं चढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे चैप्टर, क्या नाम था चैप्टर का, वाई पीपल कैन चेंज ख़त्म होता है, और नेक्स्ट चैप्टर है ट्रॉमा डजंट एग्जिस्ट। बट इसके पहले मैं यहाँ पे एक पॉज लेना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ बातें मेरे जहन में जो डिस्कस करने वाली हैं। कि अमूमन लाइफ में कोई भी सिचुएशन होती है, हम हमेशा ये सोचते हैं कि उसका कॉज क्या है। जैसे इसी की बात में कि वो बंदा बाहर नहीं निकल पा रहा, तो उसका कॉज क्या है, कुछ ना कुछ उसके बचपन में हुआ होगा, उसके मम्मी पापा ने रफ बिहेव किया होगा, उसको बुली किया होगा, या फिर उसको टू मच पैम्परिंग की होगी। तो ऐसी चीज़ें जहन में आती हैं, या आप अपनी लाइफ में भी रिलेट कर सकते हो, हर एक की अपनी एक कहानी है। पर फिलॉसफर जो है उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग है। वो इटियोलॉजी में नहीं बिलीव करता, वो टेलियोलॉजी में बिलीव करता है। वो कॉज को स्टडी करने के बजाय जो प्रेजेंट में जो बंदा फील कर रहा है, जो उसमें प्रोक्रेस्टिनेशन है या वो बाहर नहीं जा पा रहा, वो उसके पर्पस को स्टडी करने में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है। और अगर इस कंसेप्ट को हम अपनी रियल लाइफ में लगा के देखें तो शायद हमें काफ़ी आंसर्स मिल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे ही जनरल बात करता हूँ कि कभी किसी का ब्रेकअप होता है, तो वो कुछ टाइम एक फेज़ होता है जब वो उसी चीज़ों में खोया रहता है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। और वो जो ट्रॉमा उसको मिला है, एक्चुअली उसके माइंड को एक आदत है, उसके मतलब लड़का या लड़की के एक माइंड को आदत है उससे बात करने की, उसके साथ टाइम स्पेंड करने की। तो माइंड का जो केमिकल फ्लो है, जो हैप्पी हार्मोन है, उसको एक ट्रिगर पॉइंट पहले मिलते थे। मतलब एक फ्लो में वो चलता था कि शाम को बात करनी, सुबह बात करनी, एक जो केमिकल का जो प्रभाव था वो एक चीज़ था।
बट जब वो विड्रॉ होते हैं, वो फीलिंग्स, वो बंदा आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाता है, तो आपकी जो हार्मोनल आपका जो फ्लो है वो डिस्टर्ब होता है, जिसके कारण आप दुखी और खुश दुखी में होते रहते हो। और जो बंदा आपकी लाइफ में आपको छोड़ भी चुका है, आप उसी के बारे में सोच के खुश होते रहते हो, सैड सॉन्ग सुनते हो, या फिर आपको सैड सॉन्ग में ही खुशी मिलने लगती है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें जो है माइंड के लेवल पे होती रहती है। तो ये तो हो गया कि एक पास्ट में ट्रॉमा हुआ, ब्रेकअप हुआ, और उसके जो इफ़ेक्ट्स है वो प्रेजेंट में दिख रहे हैं, जो कि हो गई इटियोलॉजी। बट हम टेलियोलॉजी की बात करें तो उसके पास अब एक और बंदे के पास स्टेप है कि उसने सारा कुछ सोच लिया कि ये जो है रिलेशन वो नहीं बन सकता आगे, और उसका माइंड जो है उसको वो उस चीज़ से निकलने नहीं दे रहा, बिकॉज ऑफ वट एवर रीज़न, जो पास के रीज़न हम इटियोलॉजी में बता रहे हैं। बट अगर उसकी गहराई में जाके हम टेलियोलॉजी से समझने की कोशिश करें तो वो बंदा, ऐसा होता है अमूमन कि जब बंदा सैड है ना, तो सबकॉन्शियस लेवल पे वो कहीं ना कहीं, मैं एक घूंट भर लूँ, तो सबकॉन्शियस लेवल पे वो कहीं ना कहीं सिंपैथी सीकर बन जाता है। सिंपैथी सीकर से मेरी राय है कि मैं दुखी हूँ, मेरे को पूछो मैं कैसा हूँ, और जिस बंदे को वो जानता भी नहीं है उससे भी वो सिंपैथी मतलब पाने की कोशिश करता है। तो वो चाहता है कि नहीं, मेरे पेरेंट्स मुझे पूछें मैं कैसा हूँ, मैं उदास हूँ, मेरे आगे पीछे घूमें, और फिर वो बाहर जाने से भी डरता है क्योंकि उसको लगता है कि मेरा ऐसी शक्ल होगी तो मैं दुनिया को कैसे फेस करूँगा। तो ये सारी चीज़ें जो है होती रहती हैं। पर वहाँ पे एक मोमेंट है कि अगर वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे निकले, वो टेलियोलॉजी का सहारा ले कि जो प्रेजेंट में जो मेरी स्टेट है उसके कॉज को छोड़ के प्रेजेंट में मेरी स्टेट है कि जो मेरा माइंड है मेरे को ट्रिक कर रहा है और मैंने इससे निकलना है। अगर वो प्रेजेंट में ये सोचे कि मैं बाहर क्यों नहीं जा पा रहा, बिकॉज मेरे ये कारण है, इनसाइड मैं चाहता हूँ लोग मुझे पैम्पर करें, लोग मुझे सिंपथाइज करें, और उसमें ही मैं अच्छा फील करता हूँ। तो ये कुछ कंसेप्ट रिलेटेबल है। तो वहाँ पे एडलरियन साइकोलॉजी के हिसाब से अगर बंदा चलेगा तो वो कहेगा कि मैंने बाहर जाना है, नो मैटर व्हाट, मैंने बाहर जाना है, और वो उठेगा और बाहर जाएगा, और जैसे जैसे वो बाहर जाएगा वो जो चैलेंजेस है उसको एक्सेप्ट करेगा वो। तो जैसे मैंने पहले ही कहा था, इस बुक में बड़ा अच्छा शब्द यूज़ किया था कि करेज, कि तुम में करेज नहीं है एक्चुअली फेस करने की। तो जो तुम सिंपैथी सीकर बन चुके हो उस चीज़ में, तुम्हें अपने आप से लड़ने की तुम में करेज नहीं है। और जो वो बाहर नहीं जा सकता, जो दोस्त है, वो इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि वो अंदर ही अंदर उसमें एक करेज नहीं है लोगों का सामना करने की। और आगे हम और पढ़ेंगे, इसका एक और डीप रीज़न है कि वो क्यों नहीं बाहर जाना चाहता। तो यहाँ पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रोकता हूँ। तो आपका कोई अगर डिस्कशन इस पे है, इस चैप्टर पे, तो हम कर सकते हैं यहाँ पे। मेरे को भी मानना है, जैसे यूथ ने बोला कि वो जो बंदा है वो अभी दुखी है, वो घर से नहीं निकल रहा है, उसके पीछे कोई रीजन तो होना चाहिए। तो मेरे को भी यही राय है कि लाइक सब इफेक्ट के पीछे एक कॉज रहता है जो इटियोलॉजी बोल रहे हैं। पर इसीलिए लाइक मैं भी आगे वाली चैप्टर्स पढ़ना चाहती हूँ कि लाइक जो फिलोसोफर बोल रहे हैं कि लाइक हम लोग आगे देखना और प्रेजेंट में जीना सीखे, और किसी कारण के पीछे किसी इफेक्ट के पीछे कोई कारण नहीं होते। तो मैं भी इसलिए आप लोगों की तरह ही एक आगे क्या होते हैं देखते हैं, आगे फिलोसोफर की क्या राय है, कैसे हम लोग खुश रहना पाते हैं, ये हम लोग सीखेंगे। शुक्रिया। तो इसके अगले चैप्टर में और इसने इटियोलॉजी और टियोलॉजी को इस कंसेप्ट से रिलेट किया है। तो ये 24 मिनट की ऑलरेडी बन चुकी है, पर मेरा है आज की मैं एटलीस्ट 4 चैप्टर और ख़त्म कर दूं जो मैं रेडी करके आया हूं। तो चले, तो अगला जो चैप्टर है उसका नाम है ट्रॉमा डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि ट्रॉमा डज नॉट एग्जिस्ट, दैट मीन्स
in a way, not in a way, exactly past does not exist. If there is no past, then that means there is no trauma. So let's understand what क्या ये कहना चाहता है, बुक क्या कहना चाहती है. तो यहाँ पे जो युवा वो बोलता है कि तुम अगर इस तरीके से चीज़ें बोलना चाहोगे तो मैं एक थॉरो एक्सप्लेनेशन चाहूँगा. तो सबसे पहले तुम ये मुझे बताओ कि डिफरेंस क्या है इटियोलॉजी और टेलियोलॉजी में. तो फिलॉसफर बोलता है कि फ़र्ज़ करो तुम्हें कोल्ड हो गया हाई फीवर के साथ और तुम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने तुम्हारे सिकनेस का, बीमारी का रीज़न बताया कि बीते कल जब तुम बाहर गए थे तुम प्रॉपरली ड्रेस्ड नहीं थे और इसलिए तुम्हें जो है सर्दी लग गई. क्या तुम इससे सेटिस्फाई हो गए? क्या डॉक्टर की इस एक्सप्लेनेशन से तुम सेटिस्फाई हो गए? तो यूथ बोलता है नहीं, मैं नहीं होऊंगा. मेरे को ये मैटर नहीं करता कि उसका रीज़न क्या था, कि मैं ड्रेस्ड था, बारिश हो रही थी, ये था वो था, कपड़े कम थे. मेरे को इससे फ़र्क नहीं पड़ता. मेरे को सिम्टम से फ़र्क पड़ता है. मेरे को इससे फ़र्क पड़ता है कि मैं हाई फीवर से सफ़र कर रहा हूँ, सिर्फ यही. तो अगर वो डॉक्टर है तो मुझे चाहिए कि वो सिर्फ मेरे को ट्रीट करे. कैसे? कोई मेडिसिन दे के, इंजेक्शन दे के, या वटएवर जो भी ज़रूरी हो मेडिकल टर्म्स में उसको अपना के. तो फिलॉसफर बोलता है कि जो इटियोलॉजिकल स्टांस लेते हैं, जैसे ज़्यादातर काउंसलर और साइकेट्रिस्ट, तो वो कहते हैं कि जो भी सफरिंग हमें हुई है, कुछ भी, उसका जो कॉज है वो पास्ट में है. और एंड में वो एक कंसोलेशन की तरह बोलते हैं कि सो यू सी इट्स नॉट योर फॉल्ट, कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये इस पास्ट में तुमने कुछ किया था, पास्ट में कुछ वजहें थी जिसके कारण ये हुआ है. सो इस तरह का आर्गुमेंट जो है, मतलब ट्रॉमा ही कह लो, ये एक टिपिकल फॉर्म है इटियोलॉजी की, कि कुछ पास्ट में हुआ है जिसके कारण ये सब हो रहा है. तो यूथ बोलता है रुको एक मिनट के लिए, क्या तुम ट्रॉमा को पूरी तरीके से खारिज कर रहे हो? तो फिलॉसफर कहता है हाँ, बहुत ज़ोर से, एडमेंटली. तो यूथ आगे बोलता है कि क्या तुम, यानी एडलर, क्या वो भी साइकोलॉजिस्ट, वो भी तो ऑथर थे ना साइकोलॉजी के, और आप इसको साइकोलॉजी को पूरी तरीके से खारिज कर रहे हो? तो फिलॉसफर बोलता है कि एडलरियन साइकोलॉजी में ट्रॉमा शब्द या ट्रॉमा जो है बिल्कुल डिनाइड है, मना किया हुआ है. सो ये एक बहुत बेहतरीन, नया और रेवोल्यूशनरी पॉइंट था. तो फ्रॉइड के व्यू से अगर देखें तो ट्रॉमा फैसिनेटिंग है. फ्रॉइड का आइडिया था कि अगर किसी आदमी के साइकिक वुंड्स हैं, यानी उसके जो मेंटल लेवल पे जो ज़ख्म है, जिनको हम ट्रॉमा कह देते हैं, सदमा कह देते हैं, तो वो है उसके कारण किसके? उसकी आज की अनहैप्पीनेस के, उसकी आज की नाखुशी के. पर जब आप किसी आदमी की ज़िंदगी को बड़े पहलू पे देखते हो, तब आप अच्छे से समझ सकते हो कॉज़ैलिटी को, यानी कारण को, और आप ये भी देख सकते हो, मुझे ये इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, व्हेन यू ट्रीट ए पर्सन्स लाइफ एज ए वास्ट नैरेटिव देयर इज एन easily understandable causality and sense of dramatic development that creates strong impression and is extremely attractive. हाँ, तो जब हम किसी बंदे की बड़े पहलू पे उसको देखते हैं तो हम उसको आसानी से कॉज़ैलिटी को, यानी कारण को अच्छे से समझते हैं, और एक ड्रामेटिक डेवलपमेंट होता है जो एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन को जन्म देता है, जो बिल्कुल अट्रैक्टिव होते हैं. तो इसके बारे में हम समझेंगे आगे. तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास इंग्लिश की बुक है, मैं बस देख के उसको हिंदी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो कई बार सेंटेंसेस बड़े अजीब हो जाते हैं. खैर, फिर एडलर ये कहता है, एडलर ट्रॉमा को बिल्कुल डिनाई करता है, और
वो बोलता है कि नो एक्सपीरियंस इज इन इटसेल्फ ए कॉज ऑफ सक्सेस और फेलियर। यानी कोई भी एक्सपीरियंस ज़िंदगी में वो खुद ही कारण नहीं होता किसी सक्सेस का या फेलियर का। हम अपने एक्सपीरियंस के शौक से सफ़र नहीं करते, बट हम इससे सफ़र करते हैं कि हम उससे बनाते क्या हैं। हम एक्चुअली जो भी एक्सपीरियंस होता है हम उससे क्या बनाते हैं। जो भी हमारा पर्पस होता है प्रेजेंट में, हम उसको उस तरीके से यूज़ कर लेते हैं। किसी का पर्पस है उदास रहना तो वो उसको उदासी के रूप में यूज़ कर लेगा। किसी को पर्पस है सिंपैथी लेना तो वो उसको इस तरीके से यूज़ कर लेगा। किसी का पर्पस है नहीं, उसको अपनी लाइफ में पॉजिटिवली लेके आगे इम्प्रूवमेंट करनी, तो वो उस तरीके से ले लेगा। तो हम अपने एक्सपीरियंस से डिटरमाइन नहीं होते, बट क्या मीनिंग हम उसको देते हैं, हम इस चीज़ से डिटरमाइन होते हैं। तो ये फिलोसफर का व्यू है। तो है तो बहुत अच्छा, पर मैं कहूँगा कि मैं 100% इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि मैं फील नहीं करता। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, पर है मज़ेदार। तो युवा, तो हम उससे वो सब बनाते हैं जो हमारा पर्पस जो है सूट करता है। तो फिलोसफर बोलता है एग्जैक्टली। यहाँ पे एडलर के पॉइंट पे फोकस करो कि हम अपने एक्सपीरियंस से डिटरमाइन नहीं होते, बट इससे होते हैं कि हम उनको क्या मीनिंग देते हैं। तो वो ये नहीं कह रहा कि किसी का बच्चे का अगर पास में उसको कोई अब्यूज़ हुआ है या कुछ उसका रफ टाइम उसको हुआ है, कि वो उसका कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं होता पर्सनालिटी में। इन्फ्लुएंस होते हैं, बिल्कुल होते हैं, पर जो मुद्दे की बात है कि कुछ भी एक्चुअली डिटरमाइन नहीं होता उन प्रभावों के कारण, उन इन्फ्लुएंसेस के कारण। तो इन्फ्लुएंस डिटरमाइन इस चीज़ से होता है कि आप उस इन्फ्लुएंसेस को क्या मीनिंग देते हो, कि उस पास्ट एक्सपीरियंसेस को क्या मीनिंग देते हो। सो योर लाइफ इज़ नॉट समथिंग दैट समवंस गिव यू। तुम्हारी ये लाइफ वो नहीं है कि जो तुम्हें कोई और देता है, बट तुम्हारी लाइफ ये है जो तुम खुद के लिए चूज़ करते हो, और तुम ही हो जो ये डिसाइड करता है कि तुमने कैसे जीना है। तो ये बहुत बेहतरीन बात लगी मुझे यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। तो आगे युवा बोलता है, ओके, तो तुम कह रहे हो कि मेरे दोस्त ने अपने आप को रूम में इसलिए बंद किया है क्योंकि वो इस तरह रहना चाहता है। ये बड़ा सीरियस है, मैं नहीं इसको पचा नहीं पा रहा, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। तो इफ़ एनीथिंग इट्स समथिंग ही वॉज फोर्स्ड टू चूज बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांस। मतलब कुछ भी था, जो भी उसके साथ हो रहा है इसलिए है क्योंकि सर्कमस्टांस, जो परिस्थितियां हैं उसके कारण वो मजबूर हो गया है रहने के लिए। उसके पास कोई और चॉइस नहीं है ये बनने की जो वो प्रेजेंट है। तो फिलॉसफर बोलता है नहीं। तो अगर ये सोचें कि तुम्हारा फ्रेंड जो एक्चुअल में सोच रहा है कि आई कांट फिट इनटू सोसाइटी बिकॉज आई वाज अब्यूज्ड बाय माय पेरेंट्स, तो ऐसे भी सोचे कि मैं, वो कहता है, जैसे वो सोचता है कि मैं सोसाइटी में फिट नहीं हो सकता क्योंकि मुझे पेरेंट्स द्वारा अब्यूज़ किया गया था। इट्स स्टिल बिकॉज इट इज़ हिज गोल टू थिंक दैट वे, कि ये इसलिए है क्योंकि वो उसका गोल है इस तरह सोचने का। तो यूथ बोला कि ये किस तरह का गोल है। आगे फिलोसफर बोलता है कि ये इमीडिएट गोल है बाहर नहीं जाने का। तो उसका जो उद्देश्य है बाहर नहीं जाना, और वो एंजाइटी और डर क्रिएट कर रहा है अंदर रहने के लिए। अब वो अगर एंजाइटी और डर क्रिएट नहीं करेगा तो उसके पास एक डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, तो उसको बाहर जाना ही पड़ेगा। अगर वो बाहर नहीं जाना चाहता, बाहर नहीं जा रहा, तो उसके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए ना। तो वो रीज़न है उसका ये एंजाइटी एंड डर, ताकि वो किसी को दिखा सके। जो हम आगे पढ़ते हैं तो यूथ बोलता है कि क्यों वो बाहर नहीं जाना चाहता, यही प्रॉब्लम है एक्चुअली, यही जानना है। तो आगे फिलोसफर बोलता है कि तुम इसको उसके पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कि तुम कैसा फील करोगे अगर तुम्हारा बच्चा एक रूम में कैद हो गया हो।
तो यूथ बोलता है कि मुझे बहुत चिंता होगी, मैं चाहूँगा कि वो जल्द से जल्द सोसाइटी में वापस जाए, और मैं कभी कभी ये भी सोचूंगा कि क्या मैंने उसकी परवरिश अच्छे से नहीं की, और मैं हमेशा कंसर्न रहूँगा उसके लिए और कोशिश करूँगा कि वो अपनी नॉर्मल एग्जिस्टेंस में वापस आ जाए। तो यहाँ पे फिलोसफर बोलता है यही एक जड़ है प्रॉब्लम की। तो यूथ बोलता है कहाँ? तो फिलोसफर बोलता है अगर मैं अपने रूम में हर समय रहूं, बाहर ना जाऊं, तो मेरे जो पेरेंट्स हैं वो चिंता करेंगे। और इससे क्या होगा, अगर मैं मतलब ये चीज़ें ना करूं, ये ड्रामे ना करूं, वो ड्रामा जानबूझ के नहीं कर रहा, उसके मेंटल लेवल पे हो रहा है, तो उसको पेरेंट्स की अटेंशन नहीं मिलेगी। अगर वो कर रहा है, अगर वो रूम में रहे, तो उसके जो पेरेंट्स हैं हमेशा बड़े केयरफुल रहेंगे, हमेशा उसको एक बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे। और अगर वो एक कदम भी बाहर रखे तो वो फेसलेस मास का हिस्सा बन जाएगा। मतलब वही है कि वो मिल जाएगा सोसाइटी में, और जब आप मिल जाते हो तो आप सोसाइटी का हिस्सा हो, सो नोबडी केयर्स अबाउट यू। तो कोई आपको स्पेशल अटेंशन नहीं देगा। तो आप लोगों के साथ जब होगे तो आप एक एवरेज की तरह रह जाओगे, या एवरेज से भी कम जो है रह जाओगे। सो कोई भी आपका स्पेशल तरीके से केयर नहीं करेगा। तो ये स्टोरीज बहुत ही कॉमन है, तो हर कोई इसको समझ सकता है। तो यूथ आगे बोलता है इस केस में तुम्हारी लाइन ऑफ रीजनिंग, तुम्हारा जो थॉट है सोचने का, उसको कंटिन्यू करते, तो मेरे दोस्त ने अकम्प्लिश कर लिया, ये गोल को अकम्प्लिश कर लिया है कि बाहर नहीं जाना, और वो सेटिस्फाइड है अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से। तो फिलोसफर बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वो सेटिस्फाइड है, और वो खुश भी नहीं है। पर इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो एक्शन नहीं ले रहा अपने गोल की तरफ। ये कोई यूनिक नहीं है तुम्हारे फ्रेंड के लिए। तो हमारी भी ज़िंदगी में, या हर कोई इस दुनिया में कोई ना कोई गोल के साथ लेके ही चल रहा है, अपनी ज़िंदगी को लेके ही चल रहा है। और यही है जो टेलियोलॉजी हमें बताती है। तो यूथ बोलता है नो वे, कि मैं इसको पूरी तरीके से अनएक्सेप्ट करता हूँ। लुक माई फ्रेंड इज़, ऐसा वो बोलने की कोशिश करता है कुछ, देखो मेरा दोस्त, उसके बारे में कुछ बताना चाह रहा है, पर फिलोसफर उसको टोक देता है कि भाई ये डिस्कशन आगे नहीं बढ़ेगी अगर तुम फ्रेंड की बात करते रहो, तो ये होपलेस हो जाएगी डिस्कशन। तो चलें कोई और एग्जांपल लेते हैं। तो यूथ बोलता है इसके बारे में क्या ख्याल है, मैं आपको अपनी स्टोरी के बारे में बताता हूँ जो मैंने कल ही एक्सपीरियंस की। तो फिलोसफर आगे बोलता है मैं सुन रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, ट्रॉमा डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस चैप्टर में क्लियरली हमने समझा फिलोसफर और यूथ की कॉन्वर्सेशन के ज़रिए कि फिलोसफर का पॉइंट ऑफ व्यू है टेलियोलॉजी के हिसाब से कि ट्रॉमा डज नॉट एग्जिस्ट, पास्ट डज नॉट एग्जिस्ट। तो जो हमारा जो फ्रेंड है यूथ का, वो बाहर नहीं जाना चाहता, क्यों? और उसने अपनी तरफ से ही अंदर रहने के लिए उसने क्या किया है, एंजाइटी एंड फियर क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को हमेशा ये फील कराना चाहता है, मतलब सबकॉन्शियसली, कि उन्होंने उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया बचपन में, और अब वो ऐसा बिहेव करके उनको सफ़र करवाना चाहता है कि ये मेरे आगे पीछे लगे रहें और इनकी लाइफ नॉर्मल ना हो। तो ये मेरी इंटरप्रिटेशन है इसकी, किसी की और भी हो सकती है। तो बेसिकली वो बस उनसे एक बदला लेना चाहता है, और वो रियल जो दुनिया है उसको वो फेस नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर उसने रियल दुनिया में वो गया, एक तो उसको करेज चाहिए, लड़ना पड़ेगा। दुनिया, आपको पता है कि जब ये मेरे में ख्याल आता है कि जब तक हम पढ़ते हैं ज़िंदगी आसान होती है, जैसे ही हम मास्टर्स कर लेते हैं तो हमें दुनिया दिखती है, और हमें जब वो 1 रुपये अपना कमाना पड़ता है तो हम वो जो एहसास है 1 साल 6 महीने, तो हमें समझ आता है कि दुनिया कितनी टफ है।
कि जब तक माँ बाप हैं सर पे तो मौज है। तो उस तरह की चीज़ें हैं, वो करेज नहीं दिखाना चाहता। और दूसरी तरीके से वो ये सोचता है कि अगर मैं बाहर चला गया तो मैं दुनिया में खो जाऊंगा और मेरी कोई स्पेशल केयर नहीं करेगा। तो ये फिलॉसफर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मुझे भी सही लगता है। आप कुछ कहना चाहेंगी इसमें? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हम जब छोटे से जैसे बड़े हुए हैं जो आइडियोलॉजी के पीछे कि लाइक सब कुछ बुरा जो होता है उसके पीछे कारण तो होते ही है, पर ये ही चैप्टर में ये फिलोसोफर ये दिखाता है कि कोई कारण भी नहीं है और इसके पीछे कोई ट्रॉमा की बात भी नहीं है। कि क्योंकि जिन लोग लाइक जैसे ये फ्रेंड है वो बाहर नहीं निकलता है, किसी के साथ बात नहीं करना चाहते, और फिलोसोफर की जो बात है कि इसके पीछे कोई कारण नहीं है, पर इससे मैं थोड़ी सी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है सबके पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं कि क्योंकि कुछ ना कुछ ट्रॉमा का एग्जिस्टेंस होते हैं। तो आगे देखते हैं क्या बताते हैं फिलोसोफर। तो हम लोग देखते हैं कि ट्रॉमा का एग्जिस्टेंस है या नहीं है। इस लेवल पे हाँ, एक चैप्टर अभी ट्रॉमा पे है, तो मैंने तो चलो खैर बुक पढ़ी हुई है। मेरे को भी लगता है कि ट्रॉमा करता है, इफेक्ट करता है माइंड को। हाँ। पर हम अंदर से इतने वीक हैं आजकल की स्पेशली दुनिया में, हम वो करेज दिखाना ही भूल गए हैं। ठीक है, उस ट्रॉमा है, मैं मानता हूँ। जैसे मैं पहले कह रहा था कि आपका केमिकल फ्लो, ब्रेन का कुछ जो भी आपको हैप्पी हार्मोन है उनका एक फ्लो है। आप रोज बात कर रहे हो किसी से, मैसेजेस आ रहे हैं, है ना, आप जा रहे हैं, बड़ी अच्छी दुनिया है, सब कुछ अच्छा है। पर दुनिया हमेशा तो अच्छी रहती नहीं है, है ना। तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को उस सिचुएशन में बिठा के रखे हो और आप रेडी नहीं हो एक एडवर्स सिचुएशन के लिए। और जब वो एडवर्स सिचुएशन आती हैं आपको समझ ही नहीं आ रहा उसको कैसे हैंडल करना है, बिकॉज आप रियलिज्म से कितना दूर मतलब अपने आप को रख चुके हो। तो उस केस में उस जो ट्रॉमा बेसिकली जितना मेरे को समझ है वो कोई जादू नहीं है, वो बस आपके ब्रेन के हार्मोन्स और केमिकल्स को एक उसने फ्लो तोड़ दिया है, बैलेंस तोड़ दिया है, एग्जैक्ट वर्ड। और वो बैलेंस को रीस्टोर करना हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ इस मामले में। अब कई इसमें चीज़ें रहती हैं, जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर्स तभी होते हैं कि फॉर एग्जांपल आई वाज टॉकिंग टू समबडी कि एंजाइटी और स्ट्रेस में क्या अंतर है। स्ट्रेस वो होती है जिसमें आपको पता होता है कि उसका रीज़न क्या है, और जब आप वो काम कर लेते हो तो आपका स्ट्रेस भी ख़त्म हो जाती है। जैसे मेरे को स्ट्रेस है, मैंने कल का एग्ज़ाम है, देना है, पढ़ना है, मैं पढ़ नहीं रहा, तो मैंने पढ़ा, मुझे कॉन्फिडेंस फील हुआ और ठीक है, हो गया। अब कई बार एंजाइटी ऐसे होती है कि आपको रीज़न ही नहीं समझ आ रहा आप दुखी क्यों हैं। आप कितना खगोलते हो, आपको पता ही नहीं लग रहा। और उसका रीज़न है कि आपके जो ब्रेन के केमिकल्स हैं वो डिस्टर्ब हो चुके हैं, उनमें बैलेंस खो दिया है। तो आपको ये समझ के उन पे काम करना पड़ता है, कुछ एक्सरसाइजेज ये वो करके रीस्टोर। पता नहीं वो होते कि नहीं होते, मेरे को नहीं पता, बट आप एटलीस्ट उनको समझना शुरू कर देते हो कि मेरा ब्रेन कैसे, मैं इसको सही कर सकता हूँ, ये जो ट्रिक कर रहा है मेरे साथ उसको मैं कैसे सही कर सकता हूँ। तो एंजाइटी में बड़ा कॉमन होता है कि जैसे मैंने कहा कि एंजाइटी में कोई रीज़न नहीं होता, आप कुछ भी फालतू सोच रहे होंगे। जैसे आपकी जो मेरे पास गर्लफ्रेंड्स वाले एक्सपीरियंसेस ज़्यादा है, वही एग्जांपल्स निकल रहे हैं कि आपके जो पुराने मतलब गर्लफ्रेंड जो आपको याद भी नहीं कर रही होगी, आप उसके बारे में भी सोचते हो कि वो मेरे को याद कर रही है, या फिर कोई आप बेफालतू चीज़ सोचते हो। जैसे आप मान लो किसी के अंडर काम कर रहे हो और उसने अच्छे से आपको बात नहीं की और आपको लगेगा ये मेरे को फायर ही कर देगी, आज कर देगा या कर देगी, आप ऐसा सोचते रहते हो। आप रियलिस्टिकली उसको इतना डीपली सोचने लगते हो कि आज तो मैं गया, और वो चीज़ जो सच भी नहीं है
उसके बारे में सोच के आप डिस्टर्ब होके और एंग्शियस स्टेट में जो अपनी डेवलप करते रहते हो। तो इसको बोलते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन साइकोलॉजी की भाषा में, कि आपका माइंड आपको डिस्टॉर्शन दे रहा है कोई ना कोई। कि अब ऐसा नहीं है कि उसने अगर ढंग से स्माइल नहीं किया, आपसे ढंग से बात नहीं की। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई भी आपका दोस्त है या कुछ है, आपको रोज़ वो हाय बाय बोल के बहुत अच्छे से ग्रीट करके जाता है, बट एक दिन उसने नहीं किया और आप सोचने लगे कि यार सारा दिन कि मैंने उसको क्या बोल दिया ऐसा, और आप सोची जा रहे हो, तो आपके माइंड ने अनगिनत सारी रीलें खोल ली अपनी पिछली कि यार मैंने उस टाइम ऐसा बोला था, उस टाइम ऐसा, बस क्या उसने ये तो नहीं सोच लिया है, क्या इसने ये तो नहीं सोच लिया है, जो कि रियलिटी से काफ़ी दूर है। बट आप जब उससे बात करते हो अगले दिन, अगर कोई करता है, ज़्यादातर लोग करते ही नहीं है, यहीं पे काम ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप बात करते हो उससे और उससे पूछते हो कि भाई क्या हुआ था, तो वो बोलता है या बोलती है कि यार मेरा पता ही नहीं, मैं बिज़ी थी अपने काम में, तो मैं इससे स्किप हो गया। तो आपने जो एक पूरा दिन वो जो चक्कर चलाया एंग्जाइटी का, वो क्या था, वो थी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। तो उसको समझने के लिए आपको ये देखना पड़ता है कि अपने माइंड से वो बात करनी पड़ती है, एक करेज दिखानी पड़ती है एक माइंड से लड़ने के लिए कि भाई ये चीज़ रियलिज्म के पास है और ये चीज़ रियलिज्म के पास नहीं है। ऐसे माइंड्स को चेक आर्गूमेंट करने पड़ते हैं माइंड से। तो इस तरीके से हम थोड़ा बना पाते हैं अपने माइंड को। ये जो मैं थॉट्स बता रहा हूँ, ये जो मैं एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ, ये एक्चुअली कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो कि जुंग या फ्राइड की थ्योरी से जन्मी है। तो ये एडलेरियन साइकोलॉजी से मेरे ख्याल से राब्ता नहीं रखती, पर मैं ये समझता हूँ कि इसमें मेन जो पार्ट है वो करेज वाला है, कि जब आप एंग्शियस हैं तो आप ये करेज दिखाते हो उस चीज़ को समझने की कि एक्चुअल में मेरे साथ हो क्या रहा है। और जब आप करेज दिखाते हो तो आई थिंक कहीं ना कहीं आप एडलेरियन साइकोलॉजी को जो है फॉलो कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे अपनी बकवास करता हूँ बंद। नहीं जी, बकवास नहीं है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो आप में है एनर्जी अभी, हमारे पास ज़्यादा बड़े चैप्टर नहीं है वैसे। हाँ जी, मे भी एक कर सकते हैं हम, एक कर सकते हैं। हाँ जी, ठीक है, अभी 47 मिनट्स हुए हैं। चलो, ये भी बड़े मज़ेदार है। और जब आप ये सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार, आपके मन में आएगा कि यार ये क्या बुक है, मतलब अपने आइडियाज़ को जो हम बड़े नॉर्मली सोचते आ रहे हैं उसको चैलेंज कर रहा है, पर है मज़ेदार। तो कहाँ थे हम कि युवा जो है वो कहता है कि मैं अपनी एक स्टोरी सुनाता हूँ बीते कल की। ठीक है, तो उसके बाद है हमारा चैप्टर पीपल फैब्रिकेट एंगर, यानी जो लोग हैं वो गुस्सा जो है फैब्रिकेट करते हैं, बनाते हैं, जानबूझकर बनाते हैं, वो उनमें खुद ब खुद नहीं आता। तो चलिए, यूथ। तो कल दोपहर मैं एक बुक पढ़ने गया था कॉफ़ी शॉप में, और एक वेटर मेरे पास से गुज़रा जिसने मेरी जैकेट पे कॉफ़ी गिरा दी। मैंने वो जो जैकेट है वो मैंने अभी ख़रीदी थी रिसेंटली, और वो बहुत अच्छी क्लोथिंग थी, और मेरे को इतना गुस्सा आया और मैं उस पर चिल्लाने लग पड़ा, और मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा था। और मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ जो नॉर्मली पब्लिक में बहुत तेज़ी से या ऊंची बोलता हूँ, पर पता नहीं मेरे को क्या हुआ, कल मेरे को क्या हुआ, मैं बस गुस्से से भर गया और मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं क्या कर रहा था। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या इसमें भी कोई गोल इन्वॉल्व है? आप इसको कैसे देखते हो? क्या ये बिहेवियर कॉज से नहीं निकल रहा? तो उसका मतलब है कि कॉज हुआ, चलो एक वेटर ने कुछ गिरा दिया तो वो एक कॉज है, वो एक जस्टिफिकेशन है उसके एंगर के लिए जो उसने दिखाया। तो फिलॉसफर बोलता कि तुम इमोशन ऑफ एंगर से स्टिमुलेट हुए और गुस्सा तुम करने लग पड़े, पर अमूमन आमतौर पे तुम क्या हो, माइल्ड मैनर्ड हो, मतलब बहुत ही नरम स्वभाव के हो, और तुम्हें
जल्दी गुस्सा भी नहीं आता और तुम पसंद भी नहीं करते गुस्सा करना। तो ये अनअवॉइडेबल अकरेंस था जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो तुम कुछ नहीं कर सकते थे इसके बारे में, तो तुम ये कहना चाहते हो। तो युद्ध बोलता है हाँ, ये एकदम से हुआ और जो मेरे मुंह में आया मैं बोलता गया, मेरे पास बस सोचने का मुझे को समय ही नहीं मिला। तो फिलॉसफर उसको बोलता है कि मान लो, फ़र्ज़ करो कि अगर तुम्हारे पास चाकू होता यस्टरडे और तुम्हें इतना गुस्सा आता, तो क्या तुम उसको मार देते? क्या तुम उसमें चाकू घोंप देते? क्या तुम फिर भी उसको जस्टिफाई करते कि ये मतलब इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता था, या तुम इसके बारे में और कुछ नहीं कर सकते थे? तो यूथ वहाँ पे जवाब देता है कि भाई कम ऑन, ये बहुत ही एक्सट्रीम आर्गूमेंट है। तो फिलोसफर वहाँ बोलता है कि ये एक्सट्रीम आर्गूमेंट नहीं है। अगर हम रीजनिंग से चलें, एनी ऑफेंस कमिटेड इन एंगर कैन बी ब्लेम्ड ऑन एंगर एंड विल नो लॉन्गर बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन। यानी अगर हम रीजनिंग के साथ चलें, आपकी रीजनिंग के साथ चलें, तो कोई भी जब हमें हमने ऑफेंस किया है गुस्से में, हम उसका दोष गुस्से पे डाल सकते हैं और वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि तुम कह रहे हो कि लोग अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आगे युवा बोलता है फिर तुम मेरा एंगर एक्सप्लेन कैसे करोगे? फिलोसफर बोल रहे हैं बहुत आसान है। तुम पहले गुस्से में नहीं आए और फिर तुमने चिल्लाना शुरू किया। ये ठीक है कि तुम पहले गुस्से में आए, पहले तुम्हें गुस्सा अपने अंदर बनाना पड़ा, तभी तुम उस पर बोल पाए। ऐसा नहीं हुआ कि तुम पहले चिल्लाने लगे और बाद में तुमने गुस्सा बनाया। तो इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, चिल्लाने के गोल को पूरा करने के लिए तुमने इमोशन ऑफ एंगर को क्रिएट किया, इमोशन ऑफ एंगर को बनाया। तो यूथ बोलता है व्हाट डू यू मीन, तुम क्या कहना चाहते हो? तो फिलोसफर बोलता है सबसे पहले गोल ऑफ शाउटिंग आया किसी भी चीज़ से, और चिल्लाने से तुम बस ये करवाना चाहते थे कि वो जो वेटर है वो तुम्हारे आगे समर्पण कर दे और जो तुम कहना चाहते हो उसको सुने। और ये चीज़ करने के लिए तुमने इमोशन ऑफ एंगर को बनाया, फैब्रिकेट किया। तो यूथ बोलता है मैंने फैब्रिकेट किया। तो उसको अजीब लगा कि मेरे में ही गलती निकाल रहा है, तो वो बोलता है कि तुम ज़रूर मजाक कर रहे हो। तो आगे फिलोसफर बोलता है तो तुमने अपनी आवाज़ ऊंची क्यों की? तो आगे युवा बोलता है जैसे मैंने पहले कहा, मैं बहुत गुस्सा था और जस्ट दिमाग मेरा घूम गया था। तो फिलोसफर, तुम इस मैटर को बिना ऊंची आवाज़ किए भी सुलझा सकते थे। ऐसा भी हो सकता था कि वो वेटर तुम्हें बहुत अच्छी अपॉलॉजी लिखता, तुम्हारी जैकेट साफ़ करता, और जो भी पॉसिबल हो सकता था उस चीज़ को अनडन तो नहीं किया जा सकता, बट आप कॉम्पनसेट करने के लिए वो करता, और तुम्हारा कोट भी शायद वो ड्राई क्लीन करा देता। और ये सब सोच के भी तुमने उस पर चिल्लाया। तो जो नॉर्मल वर्ड में तुम जो एक्सप्लेन कर सकते थे, तुम्हें वो बड़ा मुश्किल लगा, और तुम्हें ये आसान लगा कि एक अनरेजिस्टिंग पर्सन है, मतलब वो तो वेटर है, वो जा क्या ही बोल लेगा, तो एक मतलब कमज़ोर आदमी है और वो सीधा तुम्हें सबमिट कर देगा। ये सब माइंड जो है फटाफट सोच लेता है अपने दिमाग में, वो कैलकुलेट कर लेता है बंदे की शक्ल, हाइट हुईट सब देख के कि ये बंदा कहाँ तक है। एंड तो ये जो तुमने टूल यूज़ किया इसके लिए वो था इमोशन ऑफ एंगर। सो यूथ बोला नो वे, यू कांट फूल मी, मतलब तुम मेरे को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मैंने गुस्से को मैन्युफैक्चर किया कि वो मेरे को सबमिट कर सके। मैं सौगंध खाता हूँ कि मैंने एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं सोचा। मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मैंने सोच के मैं गुस्सा नहीं हुआ। जो एंगर है ये एक बड़ा ही इनहेरेंट मतलब कैसे बोलते हैं इसको,
मैनिफेस्टेशन यहाँ पे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अपने आप आने वाला इमोशन है, कि बस सोच के नहीं कर रहा है, अपने आप बस आ गया। तो फिलोसफर आगे बोलता है ये सही बात है, एंगर इंस्टेंटेनियस इमोशन है, ठीक है, एकदम आ जाता है। पर मेरे पास एक स्टोरी है। एक दिन एक मम्मी और एक माता और उसकी बेटी बहुत ज़ोर से लड़ाई कर रहे थे, चिल्ला चिल्ला के। तो अचानक से टेलीफोन की घंटी बजती है और जो मम्मी है वो जाके मतलब जल्दी जल्दी से उसको उठाती है, बोलती है हेलो। पहले वो लड़ रही थी, इसके कारण उसकी जो वॉइस है वो भारी है गुस्से के कारण। तो उसका जो कॉल था जो वो था उसकी बेटी के होम रूम टीचर का, ठीक है। तो जैसे ही उसको पता लगा कि ये कोई टीचर है तो वो बहुत ही पोलाइटली बात करने लग पड़ी, बहुत ही नम्रता से। और 5 मिनट उसने ऐसे कन्वर्सेशन की जैसे वो एक बेस्ट अपनी टेलीफोन वॉइस में उसने कन्वर्सेशन की, बड़े प्यार से। पर जैसे ही उसने वो फ़ोन काटा और उसके एक्सप्रेशंस फिर से चेंज हो गए और वो फिर से उसी माहौल में, उसी फ्लो में आ गई और वो चिल्लाने लग पड़ी अपनी बेटी पे। तो यूथ बोला कि ये अनयूजुअल स्टोरी है, अनयूजुअल स्टोरी नहीं है। तो फिलोसफर वहाँ बोलता है कि तुमने नहीं देखा कि एंगर जो है वो एक टूल है जिसको हम जब निकालना चाहें हम निकाल सकते हैं। तो अब उसके केस में, मम्मी के केस में, कि जब उसने एंगर स्विच ऑफ करना था उसने फ़ोन उठा के एंगर स्विच ऑफ किया, जब भी उसने फ़ोन रखा उसने फिर एंगर जो है ऑन कर लिया। सो जो इससे हमें ये पता लगता है कि जो माता है वो एंगर को, ऐसा एंगर में वो मतलब चीख नहीं रही थी जिसको वो कंट्रोल ना कर सके। ऑब्वियसली वो कंट्रोल कर सकती थी, वो बस उस एंगर के मदद से अपनी डॉटर को ओवर पावर करना चाहती थी यूजिंग ए लाउड वॉइस, और अपना जो भी उसके ओपिनियंस है उस पर उसको सबमिट करवाना चाहती थी। सो यूथ बोलता है सो एंगर इज अ मीन टू अचीव ए गोल। तो एंगर एक जरिया है अपना गोल अचीव करने के लिए। तो फिलोसफर बोलता है यही टेलियोलॉजी है। तो यूथ आगे बोलता है मुझे समझ आया, मैंने देखा कि जो तुम ये बड़ा प्यारी प्यारी बातें कर रहे हो, बड़ा जेंटल लुकिंग तुमने जो नकाब पहना हुआ है, ये बहुत ही निहिलिस्टिक है। निहिलिस्टिक का मतलब मैं समझाता हूँ। जब हम एंगर की बात कर रहे हैं या अपने दोस्त की बात कर रहे हैं, जो भी तुम्हारे इंसाइट्स हैं वो इस चीज़ से भरे पड़े हैं कि तुम्हें आदमियों पे भरोसा नहीं है, आदमी कैसे सोचते हैं, आदमी कैसे फील करते हैं, इन चीज़ पे तुम ट्रस्ट नहीं करते। तो बेसिकली वो वही है, क्योंकि वो हर चीज़ पे क्वेश्चन कर रहा है कि बंदा ऐसे, वो उसको लग रहा है, यूथ को लग रहा है कि गुस्सा करना एक नॉर्मल फ्लो है, मतलब नॉर्मल इमोशन है, और जो उसका फ्रेंड कर रहा है घर पे रह के वो एक उसका नॉर्मल इमोशन है जो कोई पास से लिंक कर रहा है ये वो। और बट जो फिलोसफर है उसका हमेशा एक ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू है। तो निहिलिस्टिक का मैं यहाँ पे मतलब समझा दूँ। निहिलिस्टिक एक तरह का वो बंदा होता है जो उसको लगता है कि हर वैल्यू दुनिया में बेसलेस है और कुछ भी पहले से डिटरमाइन नहीं है, जाना भी नहीं जा सकता और आगे कम्युनिकेट भी नहीं किया जा सकता। मतलब एक तरीके से कह लो जिसमें मतलब इमोशंस नहीं है, वो बस चीज़ों को ऐसे ही सोचता है। तो उसको लगा कि वो निहिलिस्टिक है, उसको इनसाइट्स उसके जो स्टफ्ड हैं फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस से किस पे, ह्यूमन बींग्स पे। तो यहाँ ये चैप्टर जो है ख़त्म होता है। तो आगे और चैप्टर है वो हम कल कवर करेंगे, अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो इसमें बस मैं एक एंडिंग थॉट्स कहना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ें हमने भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी बार देखी होंगी, हमने घरों में ही देखी होंगी कि हमारे मम्मी पापा या लड़ते हैं या दोस्त लड़ते हैं तो उनका एंगर बड़ा सेलेक्टिव होता है। कई बार वो किसी पर्सन के सामने निकलता है, कई किसी पर्सन के सामने वो नहीं निकलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे
मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, तो मेरे साथ 2 बंदे एसोसिएटेड हैं। एक है जो सफाई वाला है, एक है मेरा बॉस। और मैं गुस्सा हूँ, मैं डिस्टर्ब हूँ किसी कारण से XYZ। और क्या करता है कि एक टाइम पे मेरे जो सफाई वाला है उससे मेरी जैकेट पे कॉफ़ी गिर जाती है, दूसरे टाइम पे मेरे अलग अलग सिनेरियोज है, बॉस से वो कॉफ़ी गिर जाती है। और जब सफाई वाले से कॉफ़ी गिरती है तो मैं उसकी जीना आराम कर देता हूँ, मैं उसको ऐसे बोलता हूँ कि वो 4 दिन सो नहीं पाएगा ढंग से। बट जब बॉस करता है तो मैं एक मुंह से आवाज़ भी नहीं निकालता, मैं उसको एज इट इज़ ले लेता हूँ और अपने अंदर अगर गुस्सा हो भी सारा ही दबा लेता हूँ। तो ये बड़ा कॉमन है, ये हमारी अलग तरीके से हम इसको सोच सकते हैं हमारी लाइफ में। तो इससे हमें ये समझ आता है कि हम फैब्रिकेट करते हैं एंगर सिचुएशन के हिसाब से। हम फटाक से अपने माइंड में मिली सेकेंड्स में भी कम में हम ये डिसीजन कर लेते हैं कि अब गुस्सा दिखाना ज़रूरी है और अब नहीं है, अब मैं इस पर्सन को सबमिट करवा सकता हूँ, अब मैं इसको नहीं करवा सकता हूँ। तो अपने वे से हम उसको यूज़ करते हैं सिचुएशन को। और दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट एंगर, कोई भी सिचुएशन हो, आप दुखी फील कर रहे हो, आप सैड फील कर रहे हो, बहुत खुश फील कर रहे हो, ये भी सेलेक्टिव होता है उस बंदे के ऊपर कि आप उसको कैसा फील करवाना चाहते हो। जैसे आप बहुत खुश फील कर रहे हो, आप हर किसी से नहीं बता पाओगे उस चीज़ को, आप किसी खास बंदे से, तो वो इमोशन बड़ा सेलेक्टिव है। तो खैर यही है, इस बात से मैं पूरी तरीके से एग्री करता हूँ कि हाँ, लोग जो है वो फैब्रिकेट करते हैं एंगर को, और वो बहुत आसानी से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं अगर एंगर नहीं हो। बट इसके साथ मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि कई बार, जैसे पहले मैं सोचता था एज ए टीचर कि हमें एंगर नहीं दिखाना चाहिए, स्पेशली बच्चों के लिए, सॉरी दिखाना चाहिए, उल्टा मैं बोल गया, क्योंकि ऐसे वो बच्चे, एंगर का मतलब ये नहीं कि उनको मार देना या मतलब बुरा भला कहना। एंगर मतलब थोड़ा सा अपना एक रौब रखना, कि उसने पूछा तो ऐसे मुंह उठा के थोड़ा सा एक डिस्टेंस जिससे मेंटेन हो। और मेरे को ऐसा लगता था कि ऐसा थोड़ा सा जानबूझ के करना चाहिए कि एक डिस्टेंस मेंटेन हो, क्योंकि स्टूडेंट्स को कई बार पता नहीं लगता कि कितनी लिमिट तक रहना है एक टीचर के साथ। पर लास्ट ईयर इस बुक को पढ़ने के बाद मैंने ये चीज़ें अपनी टीचिंग में अप्लाई की, अब खुद ब खुद अप्लाई हो गई, और मेरे को बहुत अच्छी चीज़ महसूस हुई कि मैंने ये इसके बिना ही बड़ा अच्छा मेरा काम चला। और मुझे लगता था कि अगर स्टूडेंट्स के साथ बहुत ओपन हो गए तो स्टूडेंट्स काम करना बंद कर देंगे, वो आपको फ्रीली लेंगे, ग्रांटेड लेंगे। बट मेरे साथ उल्टा हुआ, फिर स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्टेड भी थे और वो काम करने की इच्छा भी उनमें बहुत जगी। तो वो एक पता नहीं किस तरह का बॉन्ड था। तो खैर मतलब मैं जस्ट इसको एक रफली रिलेट कर रहा था इस एंगर की चीज़ को, कि वो हमें फैब्रिकेट मुझे लगता था करना पड़ता है, सूडो मतलब झूठ मूठ से, पर वो अलग अलग एक्सपीरियंस जो है हो सकते हैं हर एक बंदे के। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में? इसमें मैं थोड़ी सी फिलोसॉफी के साथ लाइक सहमत हूँ, क्योंकि लाइक मैं खुद भी मेरी खुद की जो पर्सनालिटी है उसमें भी लाइक मैं दूसरों की साइड पहले देखती हूँ कि लाइक कॉफी गिर भी गई तो मेरे को पहले ये लगेगी कि लाइक वो खुद से इच्छा से नहीं किया, वो कॉफी उससे भूल से गिर गई होगी, तो ठीक है कोई ना, लाइक मैं मेरी जैकेट घर जाके धो लूंगी, इससे मेरे से इस पे मेरे को कोई गुस्सा नहीं आती होगी। पर मैं ये जो बंदा है जो कॉफी शॉप में गए थे और वेटर से वो गिर गया और उसको लाइक चिल्लाने से थोड़ा सा सुकून मिलती होगी, लेकिन मेरे को वो साइड भी दिखता होगा कि क्योंकि वो जैकेट बहुत बहुत पैसे से खरीदे होंगे, नया होंगे। पर मेरे को जो लगता है कि लाइक जैसे मैं पहले भी बोली, आप लोगों को भी वही लगता होगा कि लाइक कुछ इटियोलॉजी के पीछे एक कॉज रहते हैं। तो हो सकता है
उसको उसका बैलेंस थोड़ा सा हट गया होगा, जो वो कॉफी गिर गई। तो कोई ना, हम लोग आगे देखने चलेंगे और उसके बारे में गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे को लगता है गुस्सा करते हैं ना आदमी, तो वो उसका वो जो बैलेंस होता है ना हार्मोन्स का, वो एकदम हिल जाता है और वो कुछ अलग ही रूप दिखा देते हैं, जो मेरे को लगता है नहीं सूझता है समय पे। तो मेरे को भी लगता है फिलोसॉफर से मैं सहमत हूँ इस बारे में कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, आपस में बात करके चीजों को संभाला जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। कई रीजंस, कई सिनेरियोज हो सकते हैं। अब आपने कहा कि अब मान लो आप उस दिन बहुत ऑलरेडी गुस्से में नहीं कह लो, फ्रस्ट्रेटेड है किसी अपनी फैमिली प्रॉब्लम ये वो से, तो वो सीन होता है, तो तब आपका कैसा रिएक्शन होगा? तब मेरा रिएक्शन होगा कि मैं दूसरों को पहले समझना चाहूंगी कि किसी लिए वो ऐसा गुस्सा कर रहे हैं, क्या क्या कारण है उसके पीछे। तो मैं पहले वो समझना चाहूंगी, फिर मेरे को दिखा कि उसके पीछे कोई कारण नहीं है, वो ऐसा खराब व्यवहार कर रहे हैं, तो मेरे को लगेंगे ठीक है, कोई ना, वो अपने मर्जी में कर रहे हैं, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं खराब व्यवहार नहीं करूंगी। बिल्कुल सही। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मतलब कभी कोई आर्गुमेंट हो रहा है, एक बंदा गुस्से में है, तो लड़ाई तभी बढ़ेगी जब दूसरा बंदा भी उस लेवल पे मतलब इन्वॉल्व हो जाएगा। बट एक बंदा अगर इतना समझदार है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि वो दुनिया भर के झूठ मूठ बोली जा रहा है, आपको ट्रिगर कर रहा है झूठ मूठ बातें बोल के, बट स्टिल आप अपने अंदर बड़ी काम रह के, शांत रह के आप उसकी बातों को ये सोच के नज़रअंदाज करते हैं कि अभी गुस्से में है, फालतू बोल रहा है, 5-10 मिनट इसको दो, एक दिन दो, तो ये खुद अपने आएगा आके। तो अगर दोनों में से कोई एक ये चीज़ कर लेता है तो रिलेशनशिप्स बच जाते हैं। पर ये चीज़ करने के लिए मतलब वो पेशेंस चाहिए, ये समझने की ये जो बोल रहा है वो पूरी तरह से सच नहीं है। ठीक, बहुत सहम चाहिए होता है कि वो जो ट्रिगर करवा रहा है और हम उसको ट्रिगर ना होने दें। तो मैंने ये भी महसूस किया है कि अगर कोई गुस्सा है और आप उसके गुस्से को एक्नॉलेज नहीं कर रहे, तो वो वैसे ही जल बुझ जाता है। और उसको और भी गुस्सा आ सकता है, आपका सर भी फोड़ सकता है। पर आपका कोई अपना है तो वो सर तो नहीं फोड़ेगा भाई, बात करनी बंद कर देगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो अगले दिन चीज़ें सेट हो जाती हैं। खैर, यहाँ पे मेरे ख्याल से आज की जो ऑडियो है वो हम बंद करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे हाउ टू लिव विदाउट बीइंग कंट्रोल्ड बाय द पास्ट। सो ये लिंक्ड है हमारे पुराने चैप्टर से।